स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं सुमित और मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं अपने जीएस पेपर 2 का भी अपना ये बुकलेट लाऊँगा सामने। कैसा मैंने इसको डील किया है, किस प्रकार से चीज़ें हुई हैं एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत, मुझसे क्या मिस्टेक हुए और मैंने क्या अच्छा किया है। कई तरह की चीज़ों को जो है आप भी समझ पाएँगे, देख पाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैंने जीएस पेपर 2 को किस प्रकार से डील किया था एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत। और स्टार्ट करते हैं खंड क से, यानी कि खंड 1 से स्टार्ट करते हैं जनरल जनरल पेपर स्टडीज़ 2 का। जनरल स्टडीज़ 2 का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, व्याख्या कीजिए। तो मेरे दिमाग में उस समय ये चीज़ें चली कि जैसे ठीक है, इसने कहा कि 32 जो आर्टिकल 32 वो किस प्रकार से भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, इसको व्याख्या करने के लिए मेनली ये बोल रहा है। ठीक है? तो मुझे यही दिमाग में पहले क्लिक किया। मैंने जल्दी से, क्योंकि मैं पहले बड़े क्वेश्चंस को डील करता हूँ, उसके बाद आकर के छोटा करता हूँ और ये लास्ट मैंने किया है, ठीक है? इसलिए इसमें जो है कंटेंट वाइज़ या थोड़ा हो सकता है इंट्रो वगैरह छोटा दिखे। तो मैंने डायरेक्ट लिखा कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। बस मैंने इतने से इंट्रो स्टार्ट कर दिया, इंट्रो लिख दिया। मैंने सिंपल एक यहाँ पर क्यों, मतलब ये क्यों कहा गया इसको, अगर वो समझने वाला थोड़ा-सा क्रिटिकल थिंकिंग करे, तो कोई व्यक्ति क्यों यहाँ पर क्यों लिख रहा है, वो उसको पता चल जाएगा, है ना? वैसे मुझे यहाँ पूरा लिखना चाहिए था कि भारत के संविधान का हृदय और आत्मा 32 को क्यों कहा गया है, ये बात पूरा लिखना चाहिए था। मगर मुझे लगा कि मैं इसमें क्यों ही समय अपना जो है बर्बाद करूँ, और फिर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्यों से स्टार्ट कर दिया है। मैंने सिंपल इसमें लिखना शुरू किया कि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला उपबंध है जो आम आदमी तथा संविधान की गरिमा संतुलित करता है। ठीक है, मैंने इसको पहले लिखा। दूसरा मैंने लिखा कि डीपीएसपी केस को ऊपर माना गया है, उदाहरण केशवानंद भारती केस बात। ठीक है, तो मतलब इस केस में इसको कहा गया था कि ये डीपीएसपी के ऊपर रहेगा। ठीक है, डीपीएसपी को जो है यहाँ पर थोड़ा कम तवज्जो दिया गया था, क्योंकि आर्टिकल 32 यहाँ पर जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर का पार्ट हो रहा था और उसके वजह से थोड़ा यहाँ पर चीज़ें दिख रही थी। तो उसका मतलब कि वैल्यू दिख रहा था आर्टिकल 32 का। थर्ड मैंने लिखा कि संविधानवादी विचारधारा का उदाहरण ये प्रस्तुत करता है। संविधानवादी विचारधारा, कोशिश किया मैंने कि कुछ मैं लिख सकूँ यहाँ पर, खाली नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट डाला। अन्य में मैंने लिखना शुरू किया है, तो मुझे लगा कुछ और पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं। मैंने लिखा कि संविधान की नैतिकता, जनता का अधिकार, राष्ट्रपति शासन में निलंबन नहीं होता है ये। ठीक है, निलंबन नहीं होता है, मैंने इसको लिखा। फिर मैंने इसमें लिखा कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, अस्थायी करता है, को अस्थायी करता है। तो अनुच्छेद की मैंने बात बता दी कि इनको अस्थायी भी करता है, जो कि ये क्यों हम कह रहे हैं कि मतलब हमारा आर्टिकल 32 जो है वो एक संविधान की आत्मा और हृदय है। तो मैंने इस प्रकार से इसको एलोबरेट करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है पॉइंट फॉर्म में। फिर मैंने निष्कर्षता अनुच्छेद जो है 32 अनुच्छेद संविधान की नैतिकता है तथा मूल ढांचा का हिस्सा है। मैंने बस इसको सिंपली ये कोशिश किया कि छूटे नहीं। ठीक है, मेरा ये पहला मोटिव था कि छूटे नहीं क्वेश्चन, कम से कम इतना लिख दूं कि कुछ ना कुछ वो मार्क्स दे मुझे। ठीक है, ये छोड़ने से बेटर था। तो मैंने इस प्रकार से इसको डील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण। ठीक है, बिहार राज्य के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट बिहार का ले रहा था मेनली। एडीआर का रिपोर्ट पहले डाल दी 46% का, वो डेटा मुझे पता था। राजनीति का प्राधिकरण मैंने सिंगल ये शॉर्ट में ये मैंने एक पूरा हेडलाइन ये मतलब पॉइंट बनाया, उस पर मैंने 4 पॉइंट्स बना दिए। महिलाओं का राजनीति से दूर रहना, इसका एक प्रभाव है, ये बता दिया। 1947 से 1990 तक जो इस प्रकृति का कम होना अच्छा संकेत था। ठीक है, तो मैंने वो भी घटनाक्रम में इसको ऐड कर लिया। फिर मैंने लिखा कि इससे लोक कल्याणकारी कार्यों में विलंबता तथा न होना इसका एक राजनीतिक अपराधीकरण का एक प्रभाव भी है यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ लिखा कि राजनीति स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन अपराधीकरण से यह धूमिल हुई है। ठीक है, तो मैंने ये 4 पॉइंट यहाँ पर बनाए। फिर इधर दूसरा इसका जो था अपराधी का राजनीतिकरण। अब देखिए बात वही है, बस इसको घुमा करके कहा कि आप एक बात सिर्फ सोच करके देखिए। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है राजनीति का अपराधीकरण, इसका मतलब जो राजनीति हमारी पहले से चल रही थी उसका अपराधीकरण हुआ। तो अपराधीकरण होने का मतलब है कि आपराधिक प्रवृत्ति आपके अंदर आई होगी, मेंटालिटी आपका चेंज हुआ होगा, आपके अंदर आपराधिक सोच आई होगी। तो सोच से ही कोई इंसान अपराधी होता है। तो कोई नेता है, उसने अपराधी यानी अपराध किया तो वो अपराधी कहलाया। तो राजनीति का अपराधीकरण, उसके बाद अपराधियों का राजनीतिकरण। ठीक है, अपराधी राजनीति में आ गए तो अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया। अब राजनीति का अपराधीकरण का मतलब जो लोग ऑलरेडी थे राजनीति में वो आपराधिक गतिविधियों में चले गए, अपराध में चले गए, तो वो अपराधीकरण हो गया।
बस वही चीज़ है, उसको हम थोड़ा-सा इसको समझने का अगर प्रयास करते तो फिर आसान था ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, मेरे समझ से मुझे जहाँ तक इसमें लगा कि मुझे इस प्रकार से करना चाहिए। अपराधी का राजनीतिकरण मैंने 4 पॉइंट लिखे। मैंने बताया कि उदाहरण स्वरूप कई नेता हैं जो पहले अपराधी थे, ठीक है? और विभिन्न उसमें मैंने बताया कि पहले अपराधी थे। उदाहरण में फिर मैंने बता दिया है अनंत सिंह करके, ठीक है? अनंत सिंह का जो है अपराधी प्रवृत्ति की छवि उनकी रही है, कई केसेस हैं उनके ऊपर, मैंने इसलिए उसको डाला क्योंकि केस अगर किसी के ऊपर है तो ये सिद्ध होता है कि उसने कोई अपराध किया होगा। अगर या फिर वो कभी जेल अगर गया हो, कोई ऐसा नहीं था कि कोर्ट ने उनको जो है कोई सज़ा सुनाई हो और फिर उसमें वो अभियुक्त हों, सिर्फ अभी अपराधी साबित नहीं हुए, ऐसा नहीं था, वो अपराधी सिद्ध हो चुके व्यक्ति हैं पहले से, बाहुबली कहलाते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पे लेना उचित समझा। उसके बाद मैंने इधर लिखा कि साधारण लोगों का राजनीति में प्रवेश अपराधियों का कम, ठीक है? अपराधियों का कम, ठीक है? साधारण लोगों का राजनीति में प्रवेश अपराधियों से कम होता है, ये पॉइंट मैंने कोशिश किया कि कुछ लिख दूँ, ठीक है? फिर इधर लिखा मैंने कि नई पार्टियों में भी अपराधी नेता बन रहे हैं, अपराधी नेता बन रहे हैं। उदाहरण मैंने एक नहीं, वैसे नाम लेना चाहिए था, मुझे ये अभी रियलाइज़ हुआ, मैंने बाद में देखा इस कॉपी को, तो मुझे लगा कि इसमें जो है ये नाम नहीं डालना चाहिए था। फिर यहाँ पे अब देखिए किस प्रकार का इसका जो है ऑब्जर्वेशन रहता है सामने वाले का। मैंने यहाँ लिखा है कि फिर लास्ट का पॉइंट लिखा, कई अपराधियों की राजनीति पे आने से अवसर मिला तथा यह स्वच्छ राजनीति के विरुद्ध है। ठीक है, तो बस मैंने कुछ-कुछ चीज़ों को यहाँ पर सोचा कि कर लूँ, छोड़ने से अच्छा था कि कुछ लिखना है, ठीक है? क्योंकि ये सब नए नए टाइप से क्वेश्चन थे। तो अब किस प्रकार का उनका मॉडल आंसर रहता है, किस प्रकार से वो कॉपी आपका चेक करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगा कि इस प्रकार से लिखा जा सकता है, उस समय स्पीड और फिर आपका जो दिमाग में क्या-क्या आ रहा है उस समय, बहुत कुछ मायने करता है एग्ज़ाम के हॉल में। वो जो लिख कर के आए एग्ज़ाम, उनको ही पता है कि मैंने क्या किया है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसको मैंने कम डील किया है, ठीक है? मुझे लगता है इसमें अगर ये 8 का है, 2.5 नंबर भी मिल गए तो वो बहुत है, ठीक है? 2.5 नंबर। चलिए ठीक है, देखते हैं। लिखा है मैंने इसमें कि भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई, बल्कि ये राजनीतिक घटना है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? विश्लेषण करें कि आप अपने उत्तर का समर्थन करते हैं और कारण भी बताना था। कारण मैंने इसमें छोड़ दिया, कारण मुझे लिखना चाहिए था। तो मैंने सहमति डायरेक्ट एक पॉइंट बना दिया। मैंने लिखा कि जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है, ठीक है? इसका मैंने सहमति किया। मैंने लिखा कि यह कमज़ोर जातियों के उत्थान में सहायक होता है, ठीक है? सहमति है क्योंकि मैंने बताया कि जब सामाजिक घटना नहीं रह गई है, ठीक है? उसके बाद में बताया कि आज बिहार में जाति अपनी सबसे बड़ी समस्या बन गई है तथा सीबीएस ने, ठीक है? फिर मुझे लगा, अब देखिए मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट लिख दिया। एक तो मैंने लिखा उधर कि यह कमज़ोर जातियों के उत्थान में सहायक है। फिर मैंने इधर भी लिख दिया कि आज बिहार में जाति अपनी सबसे बड़ी समस्या बन गई, जो सीबीएस ने साबित किया, तथा ये किसी जाति के लोगों को अभी भी अपनी समृद्धि रखते हैं, ठीक है? सीबीएस का कुछ मैंने यहाँ पर डाल दिया पॉइंट। लोक कल्याणकारी संभव, महिला तथा अन्य। तो मुझे लगता है इसमें कि ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। मेरा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है, ये 2.5 मार्क्स या 2 मार्क्स के आसपास का कंटेंट मुझे खुद फ़ील हो रहा है। मैंने इस पे इतने ही ऐड किए हैं पॉइंट को, ठीक है? उतने ही नंबर मैंने इस पे ऐड किए हैं। क्योंकि मैं खुद इस पे सैटिस्फाइड नहीं इस क्वेश्चन से। मेरे पास समय नहीं बचा था मेनली इस करने के लिए, जो-जो मुझे लगा कर सकता हूँ, वो मैंने फ़ास्ट-फ़ास्ट किया था। चलिए अब आते हैं जो मैंने डील किया है सही से, धीरे-धीरे देखते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। कॉलेजियम के ऊपर क्वेश्चन था, कॉलेजियम क्या है? आलोचना के केंद्र में क्यों है? अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। कॉलेजियम को मैंने सिंपल फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस बता दिया। क्या है को मैंने यहाँ बता दिया कि नियुक्ति का साधन है और ये सब। फिर मैंने इधर आलोचना के बिंदु बता दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट मैंने जो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? और ये निष्कर्ष किसी और का हो गया था तो मैंने इसको कट कर दिया है। तो ये मैंने यहाँ पर 5-6 पॉइंट इसके बता दिए कि स्वेच्छा से न्यायाधीश नियुक्ति, एनजेसी विवाद, भ्रष्टाचार उदाहरण, दिल्ली वाला न्यायाधीश मामला, भाई भतीजावाद, ठीक है? ये सब पॉइंट मैंने लिख दिया इसमें। अब इधर देखिए, ये मैंने लिखा है, भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन के आलोक में जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने में स्थानीय शासन की भूमिका पर चर्चा करें, ठीक है? तो सीधा पूछा कि एक तो बिहार में पूछ रहा था, दूसरा पूछा कि स्थानीय स्वशासन में भूमिका क्या रही, तो मैंने सीधा सिंपल स्टार्ट कर दिया, स्थानीय स्वशासन भूमिका। महिलाओं की अधिक प्रतिनिधित्व मैंने बता दिया, आरक्षण 33%, ड्रोन दीदी, जीविका दीदी, अंत्योदय कार्यक्रम, ये सब कुछ मैंने बताया कि कैसे ये जो है स्थानीय स्वशासन में ये सब भूमिका निभा रहा है, ठीक है? सशक्त बनाने में। स्वरोजगार हेतु महिला उद्यमी योजना 10 लाख रुपया, इस तरह की बात मैंने कर ली यहाँ पर। अन्य प्रयास मैंने बता दी, वही बिहार सरकार के कार्यरत महिलाओं हेतु छात्रावास, पिंक बस, ये सब मैंने कर दिया इसमें, ठीक है? जो भी बजट में आ रहा था सब मैंने कर दिया। कन्या मंडप ये सब, ठीक है? अब देखिए इस पे कितने मार्क्स मिलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन, अगर 2-3 भी मिल गए। मैं इधर एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करके चल रहा था, बस मुझे पता था कि यहाँ पे वैसे भी नंबर कम मिलते हैं, मुझे भरना था। एवरेज मार्क इसमें मिल सकता है।
38 मार्क्स वाले को मैंने डील किया यहाँ पर। भारत में एक पार्टी प्रभुत्व को लेकर के गठबंधन की सरकार, तो इसमें बहुत लोगों ने कैसे-कैसे लिखा है तो मैंने नहीं देखा कॉपी बहुत लोगों का। लेकिन बता रहे हैं लोग कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे इस क्वेश्चन से, मतलब जो डिमांड थी वो ज़्यादातर लोगों ने फुलफिल नहीं की है। अब देखते हैं कैसे क्या मैंने किया इसमें। बहुत लोगों ने राज्यपाल वाला क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, मैंने ये गठबंधन वाला लिख दिया था। तो गठबंधन सरकार युग तक राजनीतिक दलों का विकास का पता लगाए। तो पहले तो विकास पूछा, तो यहाँ पर मैंने इसका एक इंट्रो दिया, विकास मैंने बताना शुरू किया। 1 2 3 3 पॉइंट मैंने विकास बता दिया, ठीक है। 67 से स्टार्ट किया, वैसे स्टार्ट और पहले से करना था, ये इतना मैंने बताया, डेटा वेटा भी पुट कर दिया मैंने इसमें। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि क्या गठबंधन राजनीति प्रधानमंत्री अधिकार कम करती है, ठीक है। ये एक यहाँ पर क्वेश्चन था, उसी में फ्रेम था, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन था। तो मैंने पक्ष में जो है इसके, तो मैंने इसको इस प्रकार डील किया कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों पक्ष में दिया जाना उचित है। पक्ष लिखे यहाँ पर, ठीक है, फिर इसको विपक्ष लिखे और फिर निष्कर्ष यहाँ पर बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो यही मेरा इसका डीलिंग हुआ। 1 2 3 3.5 पेज का, 4 पेज का कंटेंट मेरा रहा ये वाला। आते हैं इस 38 मार्क्स वाले पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मैंने डील किया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा और कंटेंट जाना चाहिए था, वैसे 1 पेज का कंटेंट और जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि इनफ है, चलो कोई बात नहीं। छूट रहा था, मेनली छूट जाता है, इसीलिए मैंने कोशिश किया कि सब भरूँ पहले। अब ये आते हैं 38 वाले पे। संप्रेषण का माध्यम जो है, कह रहा है संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता के प्रतीक के रूप में भी प्रभावी है। इस कथन के आलोक में जो है बोल रहा है कि भारत में भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। मैंने जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, ठीक है, यहाँ पर जो जिसके वजह से ये क्वेश्चन आया था ना, रेज हुआ था, मैंने उसी टॉपिक को डायरेक्ट छेड़ दिया, ठीक है, और इसी से इंट्रो बना दिया है। उसके बाद मैंने लिखा कि भारत में भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव, क्योंकि ये बात यहाँ क्वेश्चन में लिखी हुई है कि भारत में भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, है ना। तो यही बात है, और इस कथन के आलोक में, मतलब ऊपर वाला जो कथन है उसके आलोक में बोला था। अभी देखिए मैंने यहाँ लिखना शुरू किया कि भारत में भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव, क्षेत्रवाद मैंने लिखा, फिर अलगाव लिखा। उसमें मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ आप देख सकते हैं रोक करके, अगर देखने का मन हो तो। तमिलनाडु का मैंने सारा बात कर दिया था इसमें। अलगाववाद ये सब 1952 के बाद नई पार्टियों का उदय, सकारात्मक नकारात्मक। फिर मैंने एक मैप बनाया जो अलगाव को दिखाता है कि कहाँ कहाँ अलगाव है, ठीक है। फिर है यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र, और फिर मैंने यहाँ पर निष्कर्ष कर दिया, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में डिमांड नहीं था, प्रभाव पूछ रहा था, तो मैंने अलग अलग एरिया वाइज डिवाइड करके कहाँ कहाँ क्या प्रभाव है, अस्मिता के प्रभाव, मैंने उसको डील किया। पता नहीं कैसे, मतलब ये नंबर मिलता है, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। यहाँ तक निष्कर्ष हो गया, निष्कर्ष खत्म। अब आते हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे। तो ये मेरा पॉलिटी था। मुझे खुद में पॉलिटी को लेकर के हाँ आश्वासन नहीं है बहुत ज़्यादा कि नंबर मिलेगा, अगर मिला भी तो एवरेज मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, अगर काउंट करूँ, क्योंकि जीएस पेपर 2 में लिबरल मार्किंग नहीं होता है ज़्यादातर। 69 और 68 में भी ऐसा ही हुआ था। 8 है, तो अगर मुझे यहाँ 3 मिले, 3 इसमें ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें ले लेता हूँ 2, 3 3 6 2 8 8 इसमें लेता हूँ मैं, 2.5 या 3 आ सकते हैं, ठीक है। आलोचना और कोलिजियम मैंने दोनों पॉइंट डिस्कस कर लिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पूछा गया था, मैंने दोनों लिख दिया है। 3 11 हो गया, ये 11 के बाद ये 2.5 3 का कंटेंट ये भी दिख रहा है, ठीक है। 12 13 14 14 के बाद ये 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा था मेनली पूछ रहा था विकास का पता लगाना था और प्रधानमंत्री अधिकार, तो 2 ही पूछा, कारण बताना था उसके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो अधिकार तय करती है, ये मैंने पॉइंट पॉइंट बताना शुरू किया। तो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में मुझे 15 प्लस या फिर 14 के आसपास जो है मार्क्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइट मार्किंग होती है जीएस पेपर 2 की, खास करके पॉलिटी सेक्शन में। तो उधर अगर मेरे पे 13 नंबर था, तो इधर 13 दूनी के 26, एक 27 मान लेते हैं यहाँ तक। और 27 के बाद इधर अगर देखें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, तो ये भी पूरा पॉइंट लगभग डिस्कस हो गया जो पूछा था मेनली, मेरा वो ये कहना है। तो इसमें भी जो है 14 नंबर इसमें ही मान लेते हैं। तो 13 दूनी के 26, एक 27 प्लस 14 अगर लेते हैं, 13 13 39, 41 41 42 के आसपास का कंटेंट ये दिखता है, ठीक है। अगर ये टाइट मार्किंग हुई, तो अगर लिबरल होगी तो फिर बढ़ सकता है, वो अलग बात है। सेकंड जो है, मैंने ये ज्योग्राफी का देखना शुरू किया। शीतकालीन को लेकर के पूछा क्वेश्चन की शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियों को और तंत्र को उनके स्थानिक विस्तार के साथ समझाना था।
ये मैप ज़रूरी था इसमें, ठीक है? तमिलनाडु, केरल ये सब करना ज़रूरी था। थोड़ा इसका मैंने ये भी लिख दिया शीत ऋतु का। शीतकालीन वर्षा की परिस्थिति मैंने यहाँ पर 3, 4, 5, 6 पॉइंट जो है बता दिए मेनली। जो मेन कॉजेज़ थे मैंने कोशिश किया कि उसको पुट किया जाए पॉइंट फॉर्म में ही सही। तो ये लगभग मुझे लगता है डिमांड फुलफ़िल हुई है अगर वो पॉइंट मेरा पड़ता है तो। ठीक है? जैसे आईटीसीजेड का दक्षिणायन होना, वायु दाब बनना भारतीय क्षेत्र में, लौटता मानसून, वायु गति कमी, जेट धारा कमी, चक्रवात ना बनना, तो ये सब पॉइंट्स मैंने बनाए। ठीक है? तो हो सकता है कि इस पर 4 मार्क्स तक मिल सकते हैं अगर वो ज्योग्राफी में लिबरल किया तो। चलिए ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ये भारतीय तट में मैंग्रोव के को लेकर के क्वेश्चन था मैंग्रोव वाला। मुझे मिस्टी स्कीम पता मैंने पढ़ा था लेकिन वो मुझे दिमाग में क्लिक नहीं किया जल्दी से, नहीं तो मैं वो उसको लिखता इसमें मुझे मिस हो गया वो चीज़। चलिए फिर भी मैंने कोशिश की है इसमें। अ, मैंने यहाँ लिखा डायरेक्ट वो इंट्रो करना ही था, कुछ ना कुछ लिखना था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया खारे पानी पाए। मैंग्रोव वन की स्थिति बता दी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये मैप से समझा दिया। मैप थोड़ा बड़ा हो गया इसका ये, ठीक है? क्योंकि लग रहा था कि बस भर देना है पेज तो भर देना है। आर्थिक लाभ पूछा है, देखिए क्वेश्चन में पूछा था आर्थिक लाभ, तो मैंने आर्थिक लाभ का एक पूरा हेडलाइन ये सर्कल करके इकोटोन के कारण मछली पैदावार ज़्यादा होती है, मछली बता दिया, शैवाल की खेती बता दिया। इधर बता दिया ये प्रकार के मूल्यवान पेड़ पाए जाते हैं, उदाहरण सुंदरी वृक्ष बता दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है? और ये 3-4 2-3 पॉइंट इधर, और इधर वन परिस्थिति के अनुसार जो है यहाँ पर मैंने एक रिपोर्ट का जिक्र कर दिया। तो 4 नंबर के आसपास का कंटेंट या 3.5 इसमें मिल सकता है, 3.5 7 7.5 हुआ। अब आता है थर्ड नंबर का क्वेश्चन पे। ये कंटेंट इसलिए भरा-भरा दिख रहा है क्योंकि मैं पीछे से स्टार्ट ही कर रहा था लिखना, इसीलिए। 1 मिनट मैं कैलकुलेट थोड़ा-सा फ़ोन पे अपने कर लूँ। देखिए कॉपी चेक करने के लिए आप किसी को भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद इंसान भी कई तरह की कॉपीज़ को देख रहा है। मैंने 69 की कॉपी देखी, 68 देखा, 67 भी देखा, बहुत सारे कॉपी इवैल्यूएट किए, तो बहुत जिस प्रकार से नंबर मिलते हैं ना, मैं उसी अंदाज़े पे हूँ दिमाग में कि ऐसा-ऐसा कॉपी चेक होता है। पॉइंट फॉर्म में अगर कोई लिख रहा है तो फिर नंबर मिलते हैं उसको, पॉइंट बस पता होना चाहिए क्या लिखा है, वैलिड पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आकलन खुद का मैं कर रहा हूँ, अब पता नहीं कैसे होता है चेकिंग, वो सामने वाले के ऊपर है। ये मेरा अपना एनालिसिस है ये सब। ठीक है, उधर जो मैंने नंबर काउंट किया था 44 काउंट किया था, ठीक है 44 था, और इधर जो मैं अभी काउंट कर रहा हूँ तो इधर 4, 3.5, 3.5, मैं कैलकुलेट भी कर रहा हूँ साथ-साथ में। इस पर 4 मार्क्स में, अच्छा ये तो मैंने देखा ही नहीं अभी। ठीक है, अभी ये हो गया, इधर कर लिए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ज्योग्राफी का सी नंबर का क्वेश्चन था, वो मिलेट्स को लेकर के पूछा ना कि भारत में प्रमुख प्रकार के मिलेट्स पाए जाते हैं, स्थिति बताना था, भौगोलिक परिस्थिति भी बताना था, ठीक है? तो मेनली और ये भी बताना था कि मिलेट्स की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थितियाँ, तो ये थोड़ा-सा बता दिया मैप में कहाँ-कहाँ पाया जाता है। भौगोलिक परिस्थिति इसका मेन फ्रेम था क्वेश्चन का, तो मैंने पूरा लिख दिया कि ये कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे जो है मालवा के पठार में भौगोलिक परिस्थिति मतलब कहाँ-कहाँ ये मेनली पाया जाता है, जल की आवश्यकता की क्या स्थिति है, ये सब बता दिया मैंने, ठीक है? स्टार्ट ही किया था मिलेट ईयर ऑफ द मिलेट 2013 यूनाइटेड नेशन वाला, तो उससे स्टार्ट किया था। मुझे लगता है इस पे 4 मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है? अब जो मिले, लेकिन एक अंदाज़ा लग रहा है। ये क्वेश्चन मखाना को लेकर के था, तो ये कंटेंट जो पूछा वो मेनली कि मखाना की फसल की खेती के लिए उपयुक्त स्थितियों की व्याख्या करें और विपणन को बढ़ाने के लिए सरकार के क्या कदम है, तो विपणन वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है, परिस्थिति वाला मैंने यहाँ पे सारा डील कर लिया है। तो मुझे लगता है इस पे 4 मार्क्स मिलने चाहिए, 4 या 3.5, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। जिनको कंटेंट पढ़ना हो कर पढ़ सकते हो। अच्छा देखिए एक बहुत थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया था ये कि 4 बड़े महानगरीय शहर के क्षेत्रों में उनके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योगों की वृद्धि और विकास पर चर्चा करें, ठीक है? तो मुझे पता होता है कि विकास दिखाना है तो CAGR से आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है? 8.9% पता नहीं दिमाग में कहाँ से क्लिक किया, मैंने उसको यहाँ पे पुट कर दिया है। मैप के थ्रू मैंने 4 कोशिश किए बड़े महानगर कोई-कोई दिखाने के लिए, खास करके जहाँ पर वो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, तमिलनाडु, हैदराबाद, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, ठीक है? ज़रूरी नहीं था कि अब 4 बड़े महानगर मतलब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और फिर आपका वही किया जाए, ठीक है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता किया जाए, ठीक है? महानगर कोई और भी हो सकते हैं ना, और भी तो महानगर हैं, जहाँ मेनली जो है ये ऑटोमोबाइल उद्योग लगे हुए हैं। मेरा ये सोचना था, थिंकिंग था इस क्वेश्चन में, पता नहीं कैसे चेक करता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ-कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखना शुरू किया इसमें, ठीक है? छोड़ा नहीं मैंने क्वेश्चन, मारुति ये सब मैंने कंपनियों का ज़िक्र किया, पता नहीं कैसा उनका मॉडल आंसर आता है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कि 2.5 भी मिला, तो चलो ठीक है, फेयर इनफ।
अब आते हैं 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। ये मैंने डील किया प्रायद्वीपीय भारत वाला, ठीक है। बहुत लोगों ने जलोढ़ विलोड़ का किया है, जलोढ़ और पुरोढ़ का, मैंने किया था प्रायद्वीपीय भारत वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इस पर कोशिश किया बहुत अच्छा। देखते हैं क्या किया, आप देखेंगे कॉपी मेरा भी। तो मैंने लिखा कि प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधन में अधिक समृद्ध है, उनके भूवैज्ञानिक संरचनाओं संबंधित उत्खनन और खनन गतिविधियों के कथन में चर्चा करें, ठीक है। खनन गतिविधि पूछा, संबंधित उत्खनन पूछा, भूवैज्ञानिक संरचना पूछा, ठीक है। मुझे खाली इसमें दिक्कत हो रहा था कि भूवैज्ञानिक संरचना जो है उसमें मैं कौन सी बात करूँ, जैसे उधर जो है कुड़प्पा ये सब, वो सब थोड़ा चर्चा करना था, मेरे दिमाग में क्लिक ही नहीं कर रहा था वो सब पॉइंट, ठीक है। बहुत मैं कोशिश कर रहा था कि क्या है क्या है क्या है करके, फिर लास्ट में मैंने कुछ कोशिश की, चलो पढ़ते हैं फिर समझेंगे। इंट्रो मैंने बनाया कि भारत विश्व में अपनी ऊर्जा तक खनिज क्षमता हेतु जाना जाता है, खासकर प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में खनिज की महत्ता को अपनी ऊर्जा और खनिज क्षमता को लेकर के भारत आत्मनिर्भर महसूस कर रहा है, ठीक है। इस तरह से मैंने स्टार्ट कर दिया इसको। प्रायद्वीपीय भारत में खनिज संसाधन डायरेक्ट मैंने स्टार्ट किया। कोयला को जैसे मैंने इसको स्पेसिफिक हर एक मतलब ये जो हमारे मिनरल्स हैं उसको लेकर के मैंने स्टार्ट किया, 3-4 मिनरल जो मेन थे। जैसे कोयला, कोयला को मैंने यहाँ बता दिया है, यहाँ पे कहाँ पे होता है, ये कोयला का मैंने बता दिया, इधर क्षेत्र सब जो है पॉइंट आउट कर दिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है मैप में, मैंने ये बताया। अब देखिए इसमें मुझसे एक जो गलती हुई, ये गलती ये हुई कि इसमें पूछा था संबंधित उत्खनन गतिविधियाँ, तो मुझे अलग से फ्रेम करके वो बताना था, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर इसमें ही समाहित कर दूँ साथ साथ में तो कैसा रहेगा, अगर वो पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है, सामने वाला। तो मैंने इसमें लिखा कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। कोयला उत्खनन में पर्यावरणीय नुकसान अत्यधिक होता है, इसके समाधान में कोल गैसिफिकेशन का प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण उड़ीसा के तलचर में, इसे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैंने ये उत्खनन गतिविधि समझाने की कोशिश की। अब देखिए मैंने ये बनाया है इसमें, ये जो है, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को मैं जानता था, ठीक है। बहुत मैंने यूपीएससी के दौरान, यूपीएससी के स्टडी के दौरान मैंने किया था इसको। तो ये वाला मुझे याद था कैसे होता है। भूमिगत कोयला है, यहाँ पर पानी ऊपर दे दिया गया, वाष्पीकरण इधर से निकला और वो मीथेन के रूप में गैस का प्रयोग हो जाता है। ये कोल गैसिफिकेशन टेक्निक थी, तो मैंने इसका प्रयोग कर लिया इसमें, ठीक है। अब देखिए अगर वो अच्छे से पढ़ें तो फिर उनको मुझे लगता है कि मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकता है, अदरवाइज जो भी है देखा जाएगा। थोरियम भी मैंने लिखना शुरू किया ख में, क्योंकि थोरियम भी संसाधन उधर। तो थोरियम को मैंने फिर यहाँ पर, ये केरल में थोरियम, ठीक है। और फिर मैंने स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 वाला ये बता दिया, क्योंकि थोरियम का मेनली प्रयोग अभी तक हो नहीं पा रहा है अच्छे ढंग से, ठीक है। मेनली यही था। स्टेज 3 वाला जो हमारे पास टेक्निक था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे स्टार्ट किए हैं यहाँ पे कलपक्कम में, ठीक है। वो मैंने ये बता दिया यहाँ पर पॉइंट में, इसका मैंने टेक्निक बता दिया मेनली। सोना, लोहा, तो ये 3-4 पॉइंट। और फिर मुझे लगा कि छूट रहा है कुछ ना कुछ। तो देखिए यहाँ भूवैज्ञानिक संरचना, ठीक है। भू वैज्ञानिक संरचना ये क्या है, हाँ भूवैज्ञानिक संरचना ही है। तो भूवैज्ञानिक संरचना मैंने लिखना शुरू किया, ये कुछ कुछ याद आ रहा था, बेसाल्टिक वगैरह, टर्सरी। मैंने गलत किया, टर्सरी नहीं लिखना था वहाँ पर, लेकिन कोशिश किया कि मैंने यहाँ पे कुछ बता दूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितना मार्क्स मिलता है, और फिर मैंने इसका निष्कर्ष एक बना दिया है। जो जो पूछ रहा था लगभग पॉइंट डिस्कस हुआ, कुछ चीज़ें छूटी है मेरे से। अगर 38 का है, 17 नंबर, अगर 17 नंबर एक्सपेक्ट करते हैं इससे, 17 से 18, वो ख़राब नहीं है, 17-18 मिल जाना चाहिए वैसे। अब देखिए कोई कुछ भी हो सकता है, 12 में मिल सकता है, लेकिन अपना अनुमान है कि थोड़ा कंटेंट इसमें गया है, कुछ यूनिक चीज़ें भी हैं जैसे कोल गैसिफिकेशन ये सब, तो कुछ हो सकता है, देखते हैं जो भी हो। चलिए अपने हिसाब से 18 भी लेकर के चल रहे हैं। अब आते हैं 6A के ऊपर। ये क्वेश्चन था बिहार में जनसंख्या पलायन को लेकर के, ठीक है। पूछा क्या क्या कारण, पहले पूछा पलायन के कारण, परिणाम और जनसंख्या स्थिर करने के लिए राज्य के कदम, मतलब 3 क्वेश्चन। तो मैंने ये नीति आयोग वगैरह का ये सब कर दिया था, ठीक है। पलायन के कारण पहला यहीं से स्टार्ट किया, तो मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 करके 5-6 पॉइंट डाला। फिर यहाँ पे मैंने ये असमानता का, ये मैंने पॉइंट जो बताया ना, असमानता के कारणों में से एक है, ठीक है। फिर मैंने असमानता का यहाँ पर वक्र बनाया, लॉरेंज वक्र, बेरोजगारी दर बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने परिणाम बताना शुरू किया, परिणाम भी यहाँ पर डेटा वेटा सब मैंने पुट किया है। फिर एक क्वेश्चन का फ्रेमिंग और था कि जनसंख्या स्थिरीकरण प्रयास, तो मैंने 1 2 3 और मैंने एनएफएचएस का ये सब डेटा डाला, ठीक है। शिक्षा, क्योंकि जनसंख्या स्थिर करना है ना, जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास बताने हैं, तो ये सब मैंने बताया। चलिए ठीक है, तो इस तरह से मैंने चीज़ों को कोशिश किया है यहाँ पर समेटने की।
अब देखते हैं इसमें कितना मार्क्स आ सकता है, ठीक है। अन्य उपाय में कुछ उपाय मैंने और बता दिए यहाँ पर। अगर एक्सपेक्ट करें तो लगभग उतना ही कंटेंट जितना पिछले वाले क्वेश्चन में था उतना ही। चलिए एक नंबर और इसमें नीचे करते हैं। 97 मैंने अभी तक टोटल काउंट किया उधर दोनों मिलाकर के। अब आते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि व्याख्या कीजिए कि विज्ञान प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद कर रहे हैं, ठीक है। कृषि उत्पादकता में विज्ञान प्रौद्योगिकी, अब ये जो मुझे मेरा साइंस एंड टेक वाला पोर्शन थोड़ा ठीक है क्योंकि डेटा वेटा याद कर पाता हूँ, उसमें रहता है थोड़ा इंटरेस्ट है इसीलिए। तो 6 नंबर का क्वेश्चन था, कंटेंट ठीक ठाक डाल दिया मैंने। अगर बढ़िया से अगर देखिएगा तो नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम ये सब लिखा हुआ, ई नाम लिखा हुआ, ये सब गुणवत्ता जांच के लिए एआई की सहायता, बहुत कुछ है इसमें। पॉइंट इनसेट 3 A 3 R 3 S ये सब है। तो पॉइंट वाइज इसमें अगर नंबर देखें 3 नंबर मिलना चाहिए वैसे, ठीक है। कंटेंट के हिसाब से 6 नंबर का है तो 3 नंबर मिलना चाहिए। साइबर क्राइम का क्वेश्चन था और इसमें प्रकार पूछा था मेनली, तो प्रकार मैंने बताया क्या है साइबर क्राइम ये भी बताया, और अपराध को कम करने में किस प्रकार से मदद कर रहा है। तो मैंने 1 2 3 जो भी पूछ रहा है ये बताया मैंने। इसमें भी 3 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इधर फिर आते हैं, इधर भी जो है लगभग जो पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा नया था, 2.5 है तो सॉरी 3 है तो इसमें 2.5 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि नया क्वेश्चन है और पता नहीं कैसा उनका मॉडल आंसर रहता है उसके हिसाब से। क्योंकि मैंने जो कोशिश किया कि बीमारी बोला तो बीमारी को लेकर के मैंने जो जो टेक्निक्स थे वो डाल दी। उसके बाद यहाँ पर goibibo.com जैसे ये पूछ जो बोल भी रहा है कि टिकट के लिए सब के लिए, तो इसका औचित्य पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बस मैंने अनअकैडमी ये सब सारा नेटमेट्स ये सब कर दिया था दवाई के लिए, सब के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करते हैं। अब देखते हैं क्या इस पर नंबर बैठता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये क्वेश्चन ठीक था, इसमें जो पूछा वो मैंने बताया। 3 नंबर का ये कंटेंट अब मुझे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉपीज़। अभी इधर देखते हैं, स्टेम पूछा था, स्टेम शिक्षा मैंने ये डायरेक्ट डेटा वेटा मुझे याद था ये वाला, इसका मैंने कर लिया। ये पॉइंट स्टेम की उपयोगिता अन्य उपयोगिता मैंने बता दी, ये भी 3 नंबर का कंटेंट है। अभी आते हैं एक और 6 नंबर के ऊपर। तो ये ड्रोन का क्वेश्चन था, ड्रोन किस प्रकार से जो है ना, ये पूछा राष्ट्रीय सुरक्षा में। बहुत लोगों ने ड्रोन का कई तरह का प्रयोग बता दिया, वो जरूरी नहीं था बताना, ठीक है। यहाँ बताना था राष्ट्रीय सुरक्षा में कैसे प्रयोग हो रहा है उसके बारे में बताना था। तो देखिए ये मैंने शुरू किया बताना, निगरानी करने हेतु बल के सुरक्षा बल जो निगरानी करते हैं उसमें प्रयोग करते हैं, राजस्थान बॉर्डर पे होता है वो भी लिख दिए। प्रीडेटर 9B जो है वो बम गिराने का काम करता है तो वो भी लिख दिए, भारत ने खरीदा है, शायद इसराइल से अमेरिका से खरीदा है। फिर वीआईपी की सुरक्षा कर लिया। तो 3 4 पॉइंट मैंने जो मेन मुझे लग रहा था कि इसमें करना था वो सब मैंने इसमें कर दिया है। चलिए अब आया इसमें क्वेश्चन, चर्चा करें कि ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इसका है, चर्चा करें कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को महत्व को बढ़ावा दिया। इसका भी उल्लेख करें कि अंतरिक्ष मिशन कृषि आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन को कैसे जैसे क्षेत्रों में कैसे सहायक है, ठीक है। तो मतलब ये 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक ही में फ्रेम कर दिया। पहले पूछा चंद्रयान मंगलयान मील के पत्थर साबित हो रहे, महत्व को बढ़ावा दिया है, तो कैसे दिया है, ठीक है। चंद्रयान मंगलयान दोनों यहाँ पर समझा दिए। ये थोड़ा इंट्रो भी था, चंद्रयान मंगलयान का कुछ कुछ पॉइंट डाल दिया यहाँ पे, भर गया। उसके बाद कृषि महत्व डायरेक्ट जो है ये क्वेश्चन यहाँ तक आया। उसके बाद बोल रहा है कि इसका भी उल्लेख करें कि अंतरिक्ष मिशन कृषि, ठीक है, कि ये मिशन अंतरिक्ष मिशन कृषि, अब कृषि आपदा प्रबंधन शहरी नियोजन, मतलब 3 क्वेश्चन और। तो कृषि महत्व मैंने ये सब लिखना शुरू किया। आपदा प्रबंधन में ये लिखना मैंने शुरू किया। अब इसमें जो है एक वार्निंग रूम का मैंने सिस्टम बताया। तो आपदा प्रबंधन मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर जो है इसको, ये जो आपको दिख रहा होगा, अब पता नहीं कॉपी चेक करने वाले को क्या समझ में आता है। जैसे ये सेंसर है, नदी है, रडार है, वार्निंग रूम है, ये डॉपलर रडार है। तो मैंने ये पूरा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की, कैसे ये आपदा प्रबंधन मैकेनिज्म काम करता है, यानी अलार्मिंग के लिए कैसे काम करता है टेक्निक, ठीक है। अगर ये अच्छा लगा उसको तो कुछ नंबर मिल सकता है। शहरी नियोजन में फिर बात हुई यहाँ पर कि शहरी नियोजन के लिए क्या क्या कर रहा है, जियो रेफरेंस शहरी नक्शे बनाए जाते हैं, ये सब मैंने कर दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा पॉइंट, मतलब जो जो पूछा मेनली मैंने वो हर चीज़ को पॉइंट वाइज डिस्कस कर लिया था, ठीक है। 36 मार्क्स है तो मेरे ख्याल से इस पर 18 17 का ये कंटेंट ये भी है, 18 19 का कंटेंट ये, क्योंकि कुछ भी छूटा नहीं है इसमें, ठीक है। तो मोटा मोटी कैलकुलेशन अगर करें क्रिटिकल एनालिसिस के बाद जो है 133 133 मार्क्स जो है 133.5 का कैलकुलेशन हो रहा है इससे। अब पता नहीं किस स्थिति में हूँ मैं, वो चेक करने वाला कैसे चेक करता है, मगर मेरा जो अपना इवेल्युएशन था पुरानी कॉपीज़ को देखते हुए वो 133.5 आ रहा है। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है इसलिए
ये कभी भी कंफर्म नहीं होता कि जो मैंने सोचा है वही होगा, ये बात आपको ही पता होगा, बस एक अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना हो सकता है। बाकी आपको ये कॉपी कैसा लगा आप ज़रूर बताना, ठीक है, हो सकता है इसमें आपको कहीं पे कुछ लगा कि ये मिस हो गया सर, ये मिस हो गया, वो आप बता सकते हैं, ठीक है, उससे सीखने को ही मिलता है, नेक्स्ट एग्जाम में उसका फ़ायदा होगा, ठीक है, या फिर कुछ लोग और वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे तो उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो धन्यवाद, मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। जीएस पेपर 1 का भी कॉपी मैं लाऊँगा और फिर उसको भी इवैल्यूएट करूँगा। ऐसे कर लिया था मैंने, ये जीएस पेपर 2 है, फिर जीएस पेपर 1 भी करूँगा। चलो धन्यवाद।